हे एवरीवन, मैं हूं कीर्ति एंड स्वागत है आप सबका एक और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू सेशन में, जिसमें आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सिद्धार्थ रस्तोगी, जो कि एम्बिट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और आज का ये जो ये सेशन है ना, ये उन सारे 20s और 30s में जो अपने लोग पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए है। सो इस सेशन में ना हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच डाउन किया है, जैसे कि कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले क्या सही तरीके होते हैं जिससे कि हमें एक सही स्टॉक मिल सके, अपने पोर्टफोलियो को कैसे सही तरीके से हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके रेड फ्लैग्स को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हमने इस इंटरव्यू में डिस्कस किए हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स मूव ऑन टू द इंटरव्यू सेशन। तो थैंक यू सो मच सर कि आप अग्री किए हमारे इस इंटरव्यू सेशन पे आने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे एक्चुअली ये है कि जैसा हमने अभी देखा है कि कोविड के बाद से बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बहुत अवेयरनेस आई है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टर्स के अंदर। तो व्हाट डू यू थिंक, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ तो रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वो उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी क्या मिस्टेक्स वो कर रहे हैं या ऐसी क्या मिस्टेक आप देख रहे हैं उन इन्वेस्टर्स में? तो हम इस बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी। नमस्ते। फिनोलॉजी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म इस जगह आमंत्रित किया। और जो कीर्ति जी का प्रश्न है पूर्णतः उपयुक्त है। जी। कोविड के आने के बाद बहुत सारे लोगों ने एक दौड़ लगाई इक्विटी मार्केट्स में, वित्तीय बाजारों में अपना अपना हाथ आजमाने की। बहुत सारे लोगों ने शुरू में 20-21 में पैसा बनाया, लेकिन 22 से कुछ कहानी डगमगा गई है, 22-23 में कहानी कुछ डगमगा गई है। क्यों? तो सबसे पहले मैं एक सरल सा उदाहरण देना चाहूंगा। होता क्या है, जब जब ये कोई भी मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो सिर्फ दो चीजों पे काम करती है, लोभ और भय। इसको हम वित्तीय बाजारों में कहते हैं ग्रीड और फियर। तो लोभ और भय के दारोमदार में मनुष्य मनुष्य बीच में ही घूमता रह जाता है। और 20-21 में जो हमारे लोभ था वो हमको उसकी तरफ लेकर के गया, और अब जब बाजार गिर रहे हैं तो हमको उसका भय हो रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि इतने सारे लोग एक के बाद पैसा लगाते रहते हैं, उसके बावजूद उनको उसमें कामयाबी, अपनी जीत हासिल क्यों नहीं होती है, पैसा क्यों नहीं बनता है? बड़ा सरल सा 3 कारण है। और ये आप जितने निवेशक सुन रहे हैं, ये गांठ मार लें, अपने दिमाग में इन 3 बातों को बिठा लें। सबसे पहला चीज, लोगों को लगता है कि बाजारों में जो निवेश है वो इमोशनल इंटेलिजेंस से नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस क्वोशंट से होता है। तो आप कितने बुद्धिमान हैं, आप में चातुर्य कितना है, उसकी वजह से आप पैसा बनाएंगे। ये गलत है। आप बनाएंगे अपनी भावनात्मक दृढ़ता के कारण। तो आप में कितनी, जब बाजार में उथल पुथल हो रही है तो उस वक्त जाकर के आप खरीदने की क्षमता रखते हैं अच्छे अच्छे शेयरों में, वो डिटरमिन करेगी, वो आपके भविष्य का आधार बनेगी। तो पहला चीज, दिमाग या बुद्धिमत्ता से ज्यादा आपका भावनात्मक धैर्य आपको निवेश में जिताने में सहायक होगा। पहला। दूसरा चीज, हम जनरली कौन से शेयर, कौन से इक्विटीज, कौन से हम कंपनियों को खरीदते हैं? हम ऐसी कंपनियों को खरीदते हैं जो हमारे चाचा, भाई, ताऊ, मामा, काका, कोई हमारे मित्र, कोई हमारा, कोई जिसको हम मानते हैं कि वो बाजारों का जानकार है, उसके कहने पे हम हम उसके कहने पे खरीदते या बेचते हैं। जबकि एक बड़ा सरल सा चीज है कि हम आंकड़ों को नहीं देखते। जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं तो हम आंकड़ों को नहीं देखते। और एक बड़ा सरल सी एक कहावत है, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, डेटा नेवर लाइज। तो अगर आप हियर से, मतलब ये
गप्पा गोष्ठी के माध्यम से न खरीद करके अगर उन कंपनियों को जिनको आप जानते हैं, जिनको आप पहचानते हैं और जिनके आंकड़े आपके सामने हैं, आप उनमें निवेश करेंगे तो शायद आपको कभी भी झटका या नुकसान नहीं सहना पड़ेगा। तो दूसरी चीज, कभी भी किसी की कही सुनी पे मत मत जाइए। खुद स्वयं, ये आपका पैसा है, आपका मेहनत से अर्जित आपका कोष है, इस कोष को घटने मत दीजिए, क्योंकि आप बड़ी मेहनत से कमाया हुआ है, इसलिए आंकड़े देखिए। तो यह है दूसरा। तीसरा, हम सब में एक बड़ी अच्छी आदत है कि हम निर्णय पे बड़ी शीघ्रता से पहुंच जाते हैं। किसी ने भी बोला निर्णय पे पहुंच गए। जब वो शेयर नीचे गिरने लगता है, तब हम उस पे विचार करते हैं, तब हम उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं, तब हम उसके आंकड़ों को देखते हैं। तो होता क्या है, निवेश करने से पहले जो समय आपको बिताना चाहिए था, उसकी जगह निवेश करने के बाद आप ये अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि कब मेरा भाव आएगा और कब मुझे उसमें मुनाफा होगा। तो तीसरी सबसे बड़ी लर्निंग है कि निवेश करने से पहले उस निवेश को थोड़ा समय दें। निवेश करने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पैसा लग चुका है। तो ये तीन जो सबसे बड़ी गलतियां हैं, जो बड़े धुरंधर निवेशक भी करते हैं, तो ये तो जो हमारे अभी मित्र हैं वो तो अभी नए नए आए हैं, तो उनको ये तीन चीजों से परहेज करना चाहिए। जी, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो मेंटल बायसेस हर इन्वेस्टर क्रिएट कर लेता है अपने माइंड में, उससे हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जैसा कि आपने सिद्धार्थ सर आपने कहा कि हमें हमेशा डेटा और फैक्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और बिज़नेस मॉडल भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हमें डेटा भी एक बार चेक करना चाहिए कि क्या कंपनी की ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, क्या कंपनी का सीएफओ अच्छा है, क्या कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है या नहीं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर कि एक अच्छी कंपनी बनाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें लगती है, एक अच्छा मैनेजमेंट लगता है, एक अच्छा रेशियो एनालिसिस जो कहते हैं हम, वो अच्छा होना चाहिए, ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आपके अकॉर्डिंग ऐसे कौन से कुछ पैरामीटर्स हैं जो आप देखते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिना देखे आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे? तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसा आपने बोला कीर्ति जी, अनगिनत पैरामीटर्स हैं, एक दो नहीं है। हमको किसी भी कंपनी में निवेश करने में करीब करीब 6 से 8 महीने का समय लगता है, उसको समझने के लिए, उसको अंदर तक बारीकी सी परखने के लिए, उनके सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, उनके पूरे इकोसिस्टम को समझने के लिए। राइट। अब निवेशकों के पास, जो हमारे मित्र सुन रहे हैं, उनके पास शायद उतना ना समय हो, ना उनके पास उतने रिसोर्सेज हो। उसके कारण क्या दो तीन गुप्त मंत्र हैं जिससे आप दूध और पानी को अलग कर सकते हैं? तो मैं उस पर फोकस करूंगा, ना कि पूरा मैं आपको रिसर्च एनालिसिस का प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि आपने जैसा उपयुक्त कहा कि अर्निंग्स होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग्स होनी चाहिए, रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए, आरओसी होनी चाहिए, बिजनेस मॉडल होने चाहिए, प्रमोटर की इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी होनी चाहिए, कंपनियां कैसा, उनका फ्यूचर ग्रोथ कैसी है। तो अनगिनत अनगिनत पैरामीटर्स हैं, लेकिन इनमें एक चीज अगर आप देखेंगे, अगर वो चीज मैच होती है तो आपको कभी भी झटका नहीं लगेगा। ग्रोथ होगी धीरे धीरे करके, लेकिन झटका नहीं लगेगा। और इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा, जो सबसे मूलभूत असूल है, अपने कैपिटल को कृपया करके न तोड़ें। प्रयत्न करें कि कभी भी लॉस न हो। और कभी भी अगर आप इस चीज को भूल जाएं, तो हमेशा याद रखें कि आपके निवेश में लॉस, क्योंकि कैपिटल तोड़ना आसान है, बनाना कैपिटल बहुत बहुत प्रयत्नशील वाला काम है। तो सबसे सबसे एक जो सबसे रामबाण उपाय जो है, इसका आप देखिए, पिछले 5 वर्षों में कैश ईपीएस ग्रोथ या ईपीएस ग्रोथ किसी भी कंपनी की अगर
अर्ली टीन्स या मिड टीन्स तक होती है, मतलब अगर 10-11% से लेकर के 15% तक होती है, साल दर साल, कंपाउंडिंग नहीं, चक्रवर्ती नहीं, साल दर साल कैश ईपीएस ग्रोथ 5 साल के लिए, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, अगर आप ऐसी कंपनियों में निवेश करेंगे तो शायद आपको नुकसान होने की संभावना बहुत न्यूनतम है। और इन कंपनियों में जिनमें 5 साल के ट्रैक हिस्ट्री है कि 12 से 15% या 16% की ईपीएस ग्रोथ आ रही है, कैश ईपीएस ग्रोथ आ रही है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि आगे का भी प्रोस्पेक्ट्स अच्छा है। ये बड़ा सरल सा डेटा है, आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, क्योंकि 5 साल की बैलेंस, 5 साल के जो P&L अकाउंट्स होते हैं या ईपीएस के आंकड़े होते हैं, वो बहुत सारे आज के दिन में वित्तीय साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो दिखाती हैं, आपको सिर्फ वो देखना है। पहला तो ये। दूसरा, प्रयत्न करें कि ऐसी कंपनियों में निवेश न करें कि जिनमें ऋण या बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को छोड़ दें, तो जिनमें ऋण शून्य हो। ऋण शून्य क्यों क्यों महत्वपूर्ण है? आपने देखा कि अभी आरबीआई की एक्सपेक्टेशन है, लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि आरबीआई शायद 25 पैसा रेट, रेपो और रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने के मन बना चुकी है। अगर फेड का, यूएस फेड का भी देखें तो अभी 25 पैसा बढ़ा है, और हो सकता है कि अगले एफओएमसी मीटिंग में वो भी 25। अब आप इमेजिन कीजिए कि जब आप ऋण लेते हैं, ना आपका कंट्रोल है फेड पर, ना आपका कंट्रोल है आरबीआई पर, और आप ऋण लेते हैं सोच करके कि मेरा ऋण की ये है कॉस्ट, ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेरी ऋण की जो 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 कॉस्ट है वो ये है, और मेरा मार्जिन ये है, तो मुझे पैसा बनेगा। लेकिन अगर वो कॉस्ट यहां हो गई, ऋण की कॉस्ट, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि ऋण की कॉस्ट आपके हाथ में नहीं है, बैंक के हाथ में है। बैंक के हाथ में भी नहीं है क्योंकि आरबीआई के हाथ में है। आरबीआई के हाथ में भी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो फेड के हाथ में है। तो अगर आप ये दो चीजें करते हैं तो शायद आपको कहीं दुर्घटना का मुंह नहीं देखना पड़े। शायद आप धीरे धीरे करके एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे और पैसा कमाते जाएंगे। तो ये दो बड़े सरल से आपके निवेशकों के लिए मेरी एक गुजारिश है कि ये जरूर देखें किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले, क्योंकि याद रखिए, पैसा है आपका, देखना पड़ेगा आपको। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा सिद्धार्थ सर आपने अभी पहले कहा कि जो हमारे विचार जो हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तब हम दूसरों की बहुत ज़्यादा सुनते हैं। जो नॉइज़ हमारे अराउंड होती है, हम वो बहुत ज़्यादा उस पे रिलाय करते हैं कि हमारे चाचा ने ये कहा, मेरी बहन ने ये कहा, और अगर उन्होंने कहा बेच दो, तो बेच दिया। तो आजकल ये टेलीग्राम टिप्स और ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तो ऐसे में कोई इन्वेस्टर कैसे राइट डिसीज़न की तरफ जाए, और कैसे ये मेंटल बायसेस जो उन्हें मतलब रोकते हैं प्रॉफिट बुकिंग करने से? जैसे कई बार ऐसा होता है, इवन मैंने भी ये चीज़ें मैंने अपने साथ भी महसूस की है कि मैं कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही हूँ और वो अचानक से 6-7 महीने बाद 50% 60% ग्रो हो गया है। तो अब मुझे ऐसा मन करता है कि मैं इसे बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर लेती हूँ। मुझे वो बायसेस फील होने लगता है कि अब पता नहीं नीचे आ गया तो मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाऊँगी। तो ये जो बायसेस है उसे कैसे इन्वेस्टर कंट्रोल करे? बहुत बढ़िया चीज आपने पूछी कि प्रॉफिट बुकिंग कब करें। अपने अपने हमारे जो कॉग्निटिव बायसेस हैं, हमारी मेंटल लिमिटेशंस हैं, उनको हम कैसे रोकें। तो इसके लिए एक बड़ा सरल सा उपाय है कि जो हमारे दिमागी पक्षपात है, इसको काटने के लिए सबसे सरल तरीका है, आप फंडामेंटली समझिए किसी भी स्टॉक प्राइस को। अगर हम स्टॉक प्राइस को डिवाइड करें दो भागों में, तो स्टॉक प्राइस से दो चीजों से पे आधारित होते हैं। उनका आधार सिर्फ दो चीजें हैं, एक है ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, और दूसरा है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। तो इन दोनों के मूलभूत से आपका स्टॉक प्राइस बनता है। अब अगर आपका अर्निंग्स पर शेयर एक औसतन ले 10-12% बढ़ रही है साल दर साल, आपने 6-8 महीने पहले खरीदा, और
अर्निंग्स 2 क्वार्टर की जो आई है उसमें 10-12% की बढ़ोतरी मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और आप प्रसन्न हैं। एक सडनली न्यूज आती है जिसके कारणवश लोगों में उत्साह की लहर आ जाती है, और उससे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो पहले 15-16 टाइम्स हुआ करता था, वो बढ़ करके 24-25 होता है, तो स्टॉक प्राइस एकदम तेजी से भाग जाता है। अब आप ये सोचिए कि वो ऐसा क्यों हुआ। वो इसलिए हुआ है क्योंकि एक न्यूज आई, और उस न्यूज की वजह से लोगों ने और ज्यादा फ्यूचर की जो अर्निंग्स है उनको डिस्काउंट करना शुरू किया, जिसके कारणवश उनका पी मल्टीपल बढ़ गया। अब कंपनी तो पिछले पिछले 2-3-4-5 क्वार्टर से 12 से 15% की ईपीएस दे रही है। अब न्यूज आने के बाद वो थोड़ी ना 15 से सडनली 25 हो जाएगी। हम लोग सोचते हैं, जब हम लोग, ये बड़ा एक सरल सा चीज हमारे दिमाग में भी है, हम 31 मार्च तक सोचते हैं कि हम 15 किलोमीटर की स्पीड में चलेंगे। 1 अप्रैल को हम नए नए सपने बुनते हैं कि इस साल तो हमारा टारगेट 50 का होना चाहिए। अब 31 मार्च से 1 अप्रैल में सिर्फ एक दिन की वृद्धि हुई है, लेकिन हमारे दिमाग में हम सोचते हैं कि अरे 15 से 50 पहुंच जाएंगे। कैसे हो जाएगा भाई साहब? तो अगर ये कोई न्यूज की वजह से हुआ है, कोई भी मर्जर्स और एक्विजिशन हुआ है, उसकी वजह से इमीडिएटली कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं एक्रू हो जाएगा जिससे आपकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत ज्यादा से चेंज हो जाएगी। तो अगर वो बहुत लोगों को लगता है कि चेंज हो जाएगी, आप वहां मुनाफा वसूली कीजिए। आप कृपया करके, जब लोग चढ़ चढ़ के खरीद रहे हैं, आप प्लीज अपना कैपिटल और प्रॉफिट लेकर के निकलिए। उसी तरीके से जब आप देख रहे हैं कि अर्निंग्स आ रही है, अर्निंग्स ग्रोथ 12 से 15% आ रही है कंपनियों में, लेकिन यूएस मार्केट में कुछ हड़कंप मचा, या कहीं पे इंटरेस्ट रेट्स कहीं बढ़ गए, और ये कंपनी ऐसी है जो ऋण कभी नहीं लेती, तो उसका पी मल्टीपल श्रिंक हो गया। तब आपको खरीदना चाहिए। जब लोग बेच रहे हैं डर के मारे, भय के मारे, तब आपको खरीदना चाहिए। तो बड़ा सरल सा है। आपको अगर किसी स्टॉक की जांच पड़ताल करनी है कि वो महंगा है कि सस्ता है, तो उसी स्टॉक के पिछले 3-4 साल 5 साल का पी मल्टीपल देखिए। क्या देखिए? उसका पी मल्टीपल। अगर वो पिछले 5 सालों में 30 टाइम के पी मल्टीपल से ट्रेड कर रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन वो 60 पर हो गया, 40 पर हो गया, 50 पर हो गया, उसको जय श्री राम बोलकर, जय राम जी की बोल करके मुनाफा वसूली कर लीजिए। उसके बनिस्पत अगर वो 30-40 से, अगर वो 20-30 के रेंज में हमेशा रहा है पी मल्टीपल, और अभी 8 या 9 के पे मिल रहा है, तो उठाइए। बड़ा सरल सा है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगानी है। एक चीज याद रखिए, कभी भी किसी कंपनी का पी मल्टीपल उसके किसी दूसरे इंडस्ट्री के पीयर के साथ मत चेक कीजिए, उसी कंपनी के पी के साथ चेक कीजिए। हम क्या मानते हैं, एक हमने पेंट सी कंपनी को दूसरे पेंट सी कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं, एक टेक्सटाइल की कंपनी दूसरी टेक्सटाइल कंपनी के साथ करते हैं। क्यों? कभी भी मैराथन रनर और स्प्रिंट रनर दोनों रन करते हैं। अगर आप मैराथन रनर को 100 मीटर तेजी से दौड़ा दीजिए, वो 50 मीटर में धराशायी हो जाएगा, और जो स्प्रिंट रनर है उसको आप एक 50 किलोमीटर दौड़ा दीजिए, वो 2 किलोमीटर के बाद धराशायी हो जाएगा। तो आप कभी भी किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन मत कीजिए, आपको उसी कंपनी का बैकग्राउंड और ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है बस। अगर पी मल्टीपल बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, आपकी टॉलरेंस लिमिट 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर 20 का पी मल्टीपल है तो 22-23 क्रॉस करे तो जय राम जी की बोल दीजिए। अगर वो 17-18 के नीचे आता है तो उसको उठा लीजिए। बड़ा सरल सा। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि अर्निंग्स ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ, कैश ईपीएस ग्रोथ, सिर्फ ये कैश ईपीएस बड़ा एक अनूठा चीज है जो कोई नहीं देखता। इसको देखते रहिए। अगर इसमें बढ़ोतरी हो रही है तो आपको नींद आराम से आएगी, आपके पैसे बनते रहेंगे, कुबेर आप पे धन वर्षा करते रहेंगे। जी जी जी।
तो जैसा मैं अभी आपके इस सवाल आंसर से समझ पाई हूँ कि मोटा-मोटी हमें ये देखना चाहिए कि अगर कोई स्टॉक अचानक से बढ़ गया है, उसका ईपीएस बहुत अचानक से बढ़ रहा है, तो मतलब हमें रीज़न फाइंड आउट करना होगा कि क्या वो एक टेम्परेरी रीज़न है तो क्या या फिर ये एक परमानेंट रीज़न है। अगर कंपनी की ग्रोथ का कोई परमानेंट रीज़न है जिसकी वज़ह से कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है, तो डेफिनिटली वो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर टेम्परेरी रीज़न्स की वज़ह से अगर किसी कंपनी का पी घट रहा है या ईपीएस घट रहा है, तो वो फिर हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि ये कितने टाइम तक ये टेम्पररी रीज़न एग्ज़िस्ट करेगा मार्केट में और फिर हमें एक डिसीज़न लेना चाहिए, फिर हमें डिसाइड करना चाहिए कि स्टॉक में इन्वेस्ट करें या फिर अपना पैसा निकालें, राइट सर? एकदम जी। तो जी। ईपीएस तो आपका कंसिस्टेंट होना ही चाहिए, हुँ, उसमें लगातार बढ़ोतरी होनी चाहिए। थोड़ी सी अगर कम बढ़ोतरी हो, ज्यादा बढ़ोतरी हो, वो ठीक है, लेकिन उसमें गिरावट कम होनी चाहिए। आपको क्या देखना है? पीई मल्टीपल, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, वो अगर तेजी से बढ़ गया तो निकलने का सिग्नल है। अगर वो नीचे से नीचे गिर गया तो उसमें खरीदने का है। लेकिन इस तीन चीजों में ईपीएस, आपका कैश ईपीएस बढ़ते रहना जरूरी है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सर मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि जैसे हम जब इन्वेस्ट करते हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो हम सा जैसे एक बिगिनर इन्वेस्टर कितना एक्साइटेड होता है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को, तो वो बोलता है मैं ये भी इक्विटी में भी इन्वेस्ट करूँगा, मैं म्यूचुअल फंड में भी करूँगा, गोल्ड में भी करूँगा और मैं बात साइड बाय साइड मेरे डेट भी हैं, होम लोन भी है, कार लोन भी है, पर्सनल लोन भी है। तो एक पोर्टफोलियो किस तरीके से डाइवर्सिफाई होना चाहिए? मतलब एक अगर 20-30 इयर्स का एक अर्निंग इंसान है, तो उसे कैसे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करना चाहिए ताकि अगर वो कितना रिस्क ले सकता है, क्या कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको रियल एस्टेट में करना चाहिए या नहीं? तो क्या एक आइडियल पोर्टफोलियो किसी एक 20 टू 30 इयर्स के इंसान को क्रिएट करना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि भारत एक युवा देश है। भारत में हमारे करीब 26 से 27% जो हमारे हमारे जो 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 पॉपुलेशन है, जो हमारे लोग हैं, वो 25 साल से कम उम्र के हैं। तो हम बहुत ज्यादा एक डेमोग्राफिक डिविडेंड देखते हैं इस युवा शक्ति के कारण। तो आपका प्रश्न पूर्णतया उपयुक्त है। तो सबसे पहला चीज, एक ये फंडामेंटल चीज नोट कर लें। सबसे पहले आपको, जब जैसे ही आपको पैसा आना शुरू हो, मतलब जब आपकी एक नौकरी, एक व्यवसाय शुरू हो, तो कम से कम 20% उसका बचाना शुरू करें। सबसे पहला काम। अगर आपकी 10,000 मासिक आय है तो उसमें से 8,000 ही खर्चा होना चाहिए। 50,000 है तो 40,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो तो अच्छा है। तो पहला चीज। दूसरा चीज, जब बहुत सारे युवाओं को क्या करना चाहिए, एक तो डेप्रीशिएटिंग एसेट अपने जीवन की शुरुआत में नहीं लेना चाहिए। मतलब गाड़ी है, अच्छे अच्छे, ज्यादा बहुत सा कपड़े अच्छे पहनिए, लेकिन महंगे कपड़े मत पहनिए। अच्छे कपड़े पहनिए, महंगे मत पहनिए। बहुत सारा खर्च जो इधर उधर में करते हैं वो नहीं करना चाहिए। तो दूसरा ये। तीसरा, जितनी शीघ्र अतिशीघ्र हो सके, जहां आपका लॉन्ग टर्म आपका रहने का प्लान है, रेंटल की जगह आप अपने एक छोटे से घर में रहें। एक घर आपका होना अति आवश्यक है। आप जिस भी शहर में, जिस भी प्रदेश में आप रहना चाहते हैं, वहां पे एक छोटा सा अपना घोंसला, अपना एक घर बनाने की चेष्टा जरूर करें, अति शीघ्र करें। लेकिन ये याद रखें कि कभी भी आपकी ईएमआई आपके मासिक आय से 60% से ज्यादा कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपका 100 रुपए की मासिक आय है, तो आपकी ईएमआई, आपकी जो मंथली किस्त है, आपकी जो मासिक किस्त जो आप देंगे होम लोन के लिए, वो 60 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सब अगर करने के बाद आपके पास जो पैसे बचते हैं, चूंकि आप युवा हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा, और अगर आपकी नौकरी और व्यवसाय आपका स्थिर है, तो आपको ज्यादा डेट, गोल्ड में जाने की आवश्यकता इस पड़ाव पर, 20 से 30 साल के पड़ाव में आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि अभी आपके ऊपर ऋण है, क्योंकि अगर आपने होम लोन लिया है तो कुछ पैसा आप इक्विटी में लगाएं, और उसमें भी लगाने के लिए सबसे पहला काम करें, सबसे पहली शुरुआत कभी भी आप करें तो इंडेक्स फंड से शुरू करें, निफ्टी से शुरू करें। मतलब आप किसी भी स्टॉक, किसी भी उसमें मत जाएं, सबसे पहले आपके पास जो 20-30% आपकी जो मासिक आय है, सबसे पहले इंडेक्स फंड खरीदें, चाहे वो म्यूचुअल फंड के तरीके से करें, चाहे वो ईटीएफ के तरीके से खरीदें। कोशिश करें कि आप म्यूचुअल फंड के तरीके से खरीदें, जिससे कि आप उसको रख करके सिर्फ सो सकते हैं। और निफ्टी और सेंसेक्स में एक बड़ी अच्छी चीज है, उनमें एक ऑटो मैकेनिज्म है। एक ऑटो मैकेनिज्म मतलब जो भी कंपनी जिसका मार्केट, हम सबको एक बड़ा फंडामेंटल रूल पता है कि 3 से 4 साल में जो कंपनी की ईपीएस ग्रोथ है और जो स्टॉक प्राइस है वो कन्वर्ज करता है। 3 से 4 साल में कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है और जो स्टॉक प्राइस ग्रोथ है वो दोनों उनमें समन्वय हो जाता है। तो कोई भी कंपनी अगर वो अच्छी तेजी से ग्रो नहीं कर रही है अपने प्रॉफिटेबिलिटी में, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता जाएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता जाएगा तो उसका वेट निफ्टी में कम होता जाएगा। निफ्टी में वेट कम होते होते एक समय ऐसा आएगा कि उसको निफ्टी से निकाल दिया जाएगा, और जो अच्छी कंपनी है, तेज चल रही है, वो निफ्टी में आ जाएगी। तो इसमें ऑटो मैकेनिज्म है। तो सबसे पहला काम तो आप निफ्टी में निवेश करने का शुरू करें। जब आपके कुछ पैसे बढ़ जाते हैं, और अगर होम लोन की दरें बढ़ती जा रही हैं, रेट की दरें, तो आप कुछ मुनाफा वसूली करके अपना होम लोन चुकाते रहें। याद रखिए, ऋण लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जितने भी कारनामे विश्व में कभी भी कुछ भी होते हैं, कोई भी अगर डूबता है, बैंकरप्ट होता है, इंसॉल्वेंट होता है, उसका एक मूलभूत कारण है, बहुत सारों में सबसे बड़ा मूलभूत कारण है, वो है ऋण। तो जितना हो सके ऋण से परहेज करें। तो पहला तो ये। दूसरा, उसको करने के बाद जब आपके पास कुछ पूंजी आ गई, तब आप उसमें से कुछ पैसा गोल्ड में, मतलब अगर आपका 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट बन गया, आपका लोन चुक गया, सपोज कीजिए आपकी अच्छी सैलरी हो गई, आपने लोन चुका दिया, आपका 100 रुपए का एक इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बन गया, तब उसमें से 10% आप गोल्ड और वो भी आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से निवेश करें। क्यों? क्योंकि उसमें आपको गोल्ड का एप्रिसिएशन मिलेगा टैक्स फ्री, और दूसरा आपको उसमें ब्याज भी मिलेगा। तीसरा, कभी भी जब आपकी इनकम और बढ़ जाती है, मतलब आप 30 साल क्रॉस कर जाते हैं, 40 में आते हैं, 45 में आते हैं, तब आपको कभी भी 3 साल की आपकी जो मासिक व्यय है, whatever is your monthly expenditure for next 3 years, 36 multiplied by your monthly expenditure, जो आपका मासिक व्यय है 3 साल का, वो आप डेट में या सेफ्टी, कंप्लीट सेफ्टी में रखें। अब तो नई रेगुलेशन आने के बाद आप उसको एफडी में भी, अपने बैंक के अच्छे एक एफडी में भी डाल सकते हैं। तो 3 साल के व्यय के बाद 10% गोल्ड के बाद, और एक अपना खुद का घर होने के बाद, सारा का सारा पैसा इक्विटी में डालिए। शुरुआत कीजिए पहले इंडेक्स फंड से, उसके बाद थोड़े से आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, उसके बाद आप सेक्टोरल फंड्स खरीद सकते हैं, फिर आप पीएमएस खरीद सकते हैं, फिर आप एआईएफ खरीद सकते हैं। जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती है आप कीजिए, लेकिन मूलभूत 3 साल का पैसा आपका डेट में होना चाहिए, 10% गोल्ड में होना चाहिए, रियल स्टेट अपना एक डेट फ्री, ऋण के बिना, रेंट के बिना एक अपना घर, अपना एक घरौंदा होना चाहिए, उसके अलावा सारा पैसा इक्विटी में होना चाहिए। तो ये एक थोड़ी लंबी प्लानिंग मैंने बता दी। नहीं, बिल्कुल आपने जो भी एस्पेक्ट्स बताए हैं वो बिल्कुल काम के एस्पेक्ट्स है हमारे इन्वेस्टर्स और हमारे ऑडियंस के लिए। मैं इसमें वैसे भी आपसे एक सवाल हाईलाइट करना ही चाहती थी
कि आजकल बहुत ज़्यादा डिबेट है इस बारे में कि हमें घर रेंट पे लेना चाहिए या खरीदना चाहिए। कई सारे लोग बोलते हैं कि हमें रेंट ही करना चाहिए क्योंकि इससे हमें बहुत सारा पैसा हमारा बचता है और हम उससे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमें घर खरीद लेना चाहिए क्योंकि एक परमानेंट एसेट हमारे हाथ में आ जाता है और भले ही हम होम लोन पे कर रहे हैं बट वो कुछ ड्यूरेशन तक का ही होता है और हम कई सारे ऐसे हैक्स होते हैं जिससे कि हम होम लोन को जल्दी पे ऑफ कर सकते हैं। अगर साल की 12 ईएमआई है तो हम 13 करके उसे जल्दी पे ऑफ करें। तो इससे हमारा जो टेन्योर होता है होम लोन का जो विधि होती है उसे हम कम कर सकते हैं। तो आप इस पे क्या राय देना चाहते हैं? हमें घर रेंट करना चाहिए या खरीदना चाहिए? इस पे कुछ डिटेल्स आप अगर बता सकें हमारी ऑडियंस को।